मिलिंद खेर जी, वेलकम टू माय वेल्थ टॉक विथ आर के, अपना शो के लिए। माय एंड प्लेजर। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और ये मेरा पहला एपिसोड है पॉडकास्ट का, जिसको मैं पॉडकास्ट और यूट्यूब और बाकी चैनल के माध्यम से भी आपके जो विजडम है और जो आपके साथ कन्वर्सेशन होगा उसको ऑडियंस तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। श्योर। तो वंस अगेन वेलकम। एंड मिलिंद जी, मैंने आपका प्रोफाइल देखा और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, आप जो है HQ के CEO हैं, NLP एक्सपर्ट हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में आपका बहुत बड़ा दखल है और इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो हम वन बाई वन जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक ले जो वर्ड्स होते हैं आसान शब्दों में हम इस पूरी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो श्योर। सबसे पहले प्लीज अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताइए प्लीज। Well, the thing is, it's always difficult to know what is interesting to who. However, I will still say that one thing about me is that I am a completely national citizen. Okay, ओके। and I have been born in Madhya Pradesh, and I have moved to Maharashtra. I have traveled all over the country, and I speak six Indian languages also. ओह वाओ। So, so that is the one thing about me, and maybe one thing which very few people know, and which I would like to share on the show, is that I developed a spiritual bent of mind very early in life. In the fourth standard itself, I had read the complete Mahabharata, and in the fifth standard, I had read the complete Ramayana. So that's about me. Yeah. ओह ग्रेट। इट मीन्स जो परिवार और जो घर का माहौल था, वो शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी और विजडम की ओर ज्यादा झुकाव था। तो कुछ आप अपना जो फैमिली के बारे में, माता पिता और कैसे उनके साथ बचपन बीता, चूंकि आपने बताया कि फोर्थ ईयर्स की एज में ही आप महाभारत पूरी आप पढ़ते थे, तो कुछ प्लीज उसके बारे में बताइए। आई थिंक इट इज इंटरेस्टिंग टू नो एवरीवन। तो ओके। हम एक छोटा सा किस्सा नरेट करते हैं। ग्रेट। ओके। ग्रेट। So when my father was there in Jabalpur University, तो जबलपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रात को 1:30 बजे इन लोग को लगा कि चलो चाय पी जाए, लेट्स हैव टी एट दैट टाइम. यस। So then everybody was saying that the tea wala is very far away, and the nearest stall, there is one which is open throughout the night, so but that is some 4-5 kilometers away. ओके। So my father said, let's go there and let's have tea. या। या। so so there was one boy called Rajneesh Mohan also who was there with him. ओके। And so my dad used to be called Chandu, and he told my dad कि अगर 5 किलोमीटर 1:30 बजे रात को जाना चाहते हो चाय पीने के लिए, तो चंदू तुम चाय को नहीं पी रहे हो, चाय तुमको पी रही है. ओह। so this Rajneesh Mohan was his debating partner. बाद में जाके his name became Acharya Rajneesh, then it became Bhagwan Rajneesh, और finally जाके उनका नाम ओशो हो गया. so that is one thing. And yes, even my grandmother, she came from a family of famous kirtankars, and she used to give the Gita pravachan to all of us children and all that. तो ऐसा स्पिरिचुअल माहौल थोड़ा रहा है. ओह, मजा आ गया। मतलब हम जो है कैसी पर्सनालिटी के साथ हमारा टॉक शो चल रहा है,
जिनका बचपन जो है एक आचार्य रजनीश के जो उनके फादर थे, उनके दोस्त थे और उनके साथ बीता है, तो हम समझ सकते हैं कि उसका असर जो है स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म का असर जो है आपकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा पड़ा है बचपन से ही। तो बट दैट्स ग्रेट थिंग। आई वांट टू नो कि फिलॉसफी और अध्यात्म से फिर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, एनएलपी और ईक्यू, इस तरफ की यात्रा कैसे शुरू हुई? हाँ, तो इस तरफ की यात्रा हम आपको बताते हैं। देखिए, whenever I was there in any company, okay, I was there in Camlin where I launched the pharmaceutical division. I was there in ITC where I launched social marketing, and later on I launched foods also. तो इन सारे कंपनीज में I always had to do a lot of team development. I had to do a lot of training of people. Okay. And in fact, in ITC, that I was also appointed to cascade the concept of trade marketing in various places in India. तो इतना ज्यादा जब ह्यूमन इंटरफेस हमारा हुआ, तो हमको ऐसा लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए which focuses on the human aspect of business. तो इसमें हमने पाया कि emotional intelligence and NLP, which is neuro linguistic programming, these are very, very powerful tools that can be used in human interaction, and I believe that they can yield very big dividends in business also. ओह ग्रेट। मिलिंद जी, मैं जो है, जो हमारी ऑडियंस है, वो जो मेरा जो मकसद है वो एक ऐसे लोगों तक भी पहुंचना है जिनके लिए जो ये इस तरह के शब्द हैं कई बार जो है उनके लिए समझना आसान हो जाता है कई। तो क्या आप मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस जो वर्ड है इसको बहुत सरल शब्दों में क्या आप बताएंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट आई ऑलवेज बिलीव कि कोई भी चीज हो उसको सरल शब्दों में ही कहना चाहिए। सो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? हम आपको बहुत ही सरल परिभाषा देंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अंडरस्टैंडिंग आवर इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स, and crafting a behavior which is suitable to the context. ओके ग्रेट। मतलब खुद की फीलिंग को समझना, दूसरी की फीलिंग को समझना और अपने व्यवहार को उस साँचे में ढालना, इन दोनों चीज की बुनियाद पे। ओके ओके ग्रेट। तो आपका जो पूरा प्रोफेशनल कैरियर रहा है जिसमें आपने इस टूल का यूज किया, इमोशनल इंटेलिजेंस टूल का यूज किया टीम मैनेजमेंट, टीम डेवलपमेंट में, तो कोई एक स्टोरी या कोई एक उदाहरण बताएंगे कि जब आपने इस जो विधा है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो क्वालिटी है, जो नॉलेज है, जो प्रैक्टिस है, उसका आपने यूज किया तो उसके रिजल्ट कैसे आए टीम के अंदर? हाँ, तो जब हम आईटीसी में थे तो हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया उसमें। तो वो कॉन्सेप्ट था ट्रेड मार्केटिंग। ओके। तो ट्रेड मार्केटिंग को जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो there were some very key concepts which you know, हालांकि we did not formally put them through emotional intelligence, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स हमने यूज किए। और दो बुनियादी प्रिंसिपल्स हमने यूज किए जिसके तहत बिजनेस बहुत अच्छा हुआ। एक तो ये कि बिजनेस रन्स ऑन म्यूचुअलिटी। मतलब हम हैं और हमारे जो कस्टमर्स हैं, जब दोनों के इंटरेस्ट मीट होते हैं तभी धंधा हो सकता है। अगर केवल कस्टमर का ही फायदा होगा या केवल कंपनी का ही फायदा होगा तो उस सूरत में जो है बिजनेस जो है कंटिन्यूअस नहीं चल सकता। तो ये एक प्रिंसिपल हमने एस्टेब्लिश किया। दूसरा, हमने ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया विद इन द कंपनी कि वी वर्क विथ पीपल, नॉट दैट वी वर्क थ्रू पीपल। लोगों के जरिए से हम काम नहीं करते हैं, लोगों से कंधा मिलाकर हम काम करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि मतलब बहुत सारी जो अनचार्टेड टेरिटरीज थी, क्योंकि जब हमने फूड्स लॉन्च किया तो जिंदगी भर सिगरेट बेचने वाले लोग जिन्होंने बिस्किट कैसे बेचना है या आटा कैसे बेचना है या गोली कैसे बेचनी है इसका तो कुछ मतलब ज्ञान था ही नहीं।
लेकिन उनको हम इजीली जो है इस चीज से अलाइन कर सकते थे, क्योंकि हम उनसे कंधा से कंधा मिला के चलते थे। और कभी ये नहीं हुआ कि हमने एयर कंडीशन रूम में बैठ के कहा कि जाके ये काम कर आओ। We used to always lead by example. If they were facing a difficulty in sales, we would ourselves go and make that sale, so that then they could say that yes, we have understood from the Saab how the sale is made. Yeah. Great. Yeah, great. You told me that lead by example, but most of the time the people say, and I have also seen sometimes that who are in high hierarchy, they just give the order and don't want to go on the field, and they don't understand the real problem and situation on the field. But you told me that emotional intelligence actually means going onto the field. If you are in sales, you also absolutely. Yes. And I'll tell you, उसमें हमारे कंपनी में एक असूल था, वो बहुत अच्छा था। आपका लेवल कुछ भी हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट पान वाला रखता है, तो आपको मार्केट में जाके पान वाले से मिलना है। तो जनरल मैनेजर से सीनियर बोर्ड लेवल का इंसान भी जब आता था, वो भी जाके सब पान वालों से ही मिलता था। तो एक टाइप की, मतलब ये एक टाइप का कल्चर ऐसा क्रिएट हो गया कि हाँ, कोई भी जो है ना इस चीज से परे नहीं है, इस चीज से ऊपर नहीं है। एवरीबडी इज देयर एट दैट सेम लेवल, या ग्रेट। जो आप बता रहे हैं, जिस तरह की चीजें आप शेयर कर रहे हैं, ये पूरा एक जो कंप्लीट लाइफ होती है उसको ये आई थिंक कि उसको पूरा करती है। इसमें इंटेलिजेंस के साथ व्यवहार, और जैसा कि आपने बताया कि बिजनेस, कस्टमर और कंपनी दोनों को चाहिए। तो यदि हम इन चीजों को इंडिविजुअल लाइफ में देखें, तो एक इंडिविजुअल लाइफ में भी एक इंसान जो होता है वो अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है। यदि मैं टर्म वर्ड यूज करूं वेल्थ, तो वेल्थ में वो पैसा भी चाहता है, वो हैप्पीनेस भी चाहता है, वो फीलिंग भी चाहता है। बिल्कुल। तो जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस, एनएलपी, और जो आपकी टेक्निक्स हैं, ये एक व्यक्ति के जीवन में यदि हम वेल्थ वर्ड यूज करें तो उसको किस तरीके से सपोर्ट करती हैं? देखिए, अब जब अपन वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ की परिभाषा क्या है? तो वेल्थ जो है केवल पैसे तक महदूद नहीं है, और उसके पैसे के अलावा आर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आर नॉलेज बिल्डअप, ये सारी चीजें भी तो हमारे वेल्थ में ही आती है। या तो आई थिंक ये चीजें हमको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और अगर हम पैसे में भी बढ़ोतरी चाहते हैं तो हमें अपना थिंकिंग एक तरीके से बनाना पड़ता है, जिससे कि फिर हम पैसा हासिल कर सके। तो एक अबंडेंस माइंडसेट होना चाहिए। तो अगर हमारा अबंडेंस माइंडसेट होता है तो फिर जो है हम इस पे बहुत आसानी से अग्रसर हो सकते हैं। बिकॉज as long as we keep thinking that if somebody else gets business, then we will lose business, then that is a lack mindset, that is not an abundant mindset. Okay. So हाँ, तो अभी I'll give you an example. एक ज्वेलरी की दुकान है, अगर वो अकेली ज्वेलरी की दुकान किसी जगह खड़ी है तो उसको एक पर्टिकुलर बिजनेस मिलता है। वहां अगर 3-4 ज्वेलरी की दुकान जुड़ जाती है तो उसका बिजनेस कम नहीं होता। जब 3-4 जुड़ती है तो लोग बोलते हैं हाँ, यहाँ पे ज्वेलरी मार्केट है, तो जिसको भी ज्वेलरी खरीदने वो वहां पर जाते हैं, और एक्चुअली दुकानें इर्द गिर्द आने से उस दुकान का बिजनेस बढ़ जाता है। सो दैट इज व्हाट वी शुड डू। वी शुड ऑलवेज थिंक फ्रॉम एन अबंडेंस माइंडसेट, तो अगर कल हम मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारी इतनी क्षमता थोड़ी है कि हम पूरे दुनिया को सप्लाई कर सके। लेकिन अगर 2-3 लोग और जुड़ जाते हैं और वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं मोबाइल्स, तो पीपल विल से यस, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी हैज कम टू द वर्ल्ड, लेट अस बाय स्मार्टफोन्स। तो हमारा मार्केट एक्चुअली कंपटीशन आने से बढ़ जाता है। या मतलब आप कह रहे हैं कि जो कंपटीशन होता है और जो कंपटीटर होते हैं वो तो दरअसल आपके बिजनेस को ग्रोथ करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल। ग्रेट।
मैं अक्सर अपने बातचीत में ये बोला करता हूँ, यदि फुल्की का ठेला लगाना है, हाँ जहाँ पे फुल्की या पानी पूरी का हाँ ठेला 4-5 लगे हो, वहां जाके खड़े हो जाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग आपके पास भी आने लगेंगे। करेक्ट करेक्ट है ना? तो एब्सोल्युटली एकदम एब्सोल्युटली। अलग से नहीं चलना है, अपने को भीड़ के साथ ही चलना है कुछ चीजों में। जी या जी। या ग्रेट। तो अभी जो हम बात कर रहे थे एबंडेंट माइंडसेट की, तो एबंडेंट माइंडसेट में रुकावट क्या आती है, पहले हम ये जानना चाहेंगे, और फिर उस रुकावट को जो है दूर करके हम अपना एबंडेंट माइंडसेट है उसको ग्रोथ कैसे करवा सकते हैं। हाँ तो एबंडेंट माइंडसेट में सबसे बड़ी रुकावट ये आती है कि वी बिलीव कि मनी इज लिमिटेड, वी बिलीव दैट फंड्स आर लिमिटेड, सो वी थिंक ऑफ द एंटायर मनी एज अ केक, यू नो। तो हम सोचते हैं कि किसी और ने केक का एक स्लाइस निकाल दिया, तो देन दैट केक हैज बिकम दैट मच लेस. What we don't look at is, let somebody take out a piece, but if we realize that the cake is growing all the time, it does not matter if the other person takes out a piece. If the person takes out a piece and then people think that this cake is a good idea, then more and more people will come for it, and our sales of that cake will increase, you know. ग्रेट। मतलब आप कह रहे हैं कि पैसा मार्केट में बहेगा, सर्कुलेट होगा तो ही इकोनॉमी बढ़ेगी। हाँ, पैसा सर्कुलेट होने से ही इकोनॉमी बढ़ती है। अगर अगर हर इंसान उसको जो भी पैसा मिलता है अगर वो अपने घर में जमा कर दे या ज्यादा से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट में डाल दे, तो देन दैट्स नॉट गोइंग टू मूव. इट्स ओनली व्हेन देयर आर म्यूचुअल फंड्स, इट्स ओनली व्हेन देयर आर शेयर्स and active trading is happening on a daily basis, that is when you see the economy growing. अपना सेंसेक्स काहे पे बेस्ड है? तो वो बैंक डिपॉजिट्स पे थोड़ी ना बेस्ड है, वो तो दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग एंड द इन्वेस्टमेंट दैट इज हैपनिंग ना. अमेजिंग। मतलब पैसा कमाना है तो पैसा को सर्कुलेट करो, आप जो है उसको एक्टिव में लेके आओ। हाँ, निवेश करना बहुत जरूरी है, निवेश करना बहुत जरूरी है। हाँ. ओके। भारत में बोलते भी हैं और कि लक्ष्मी जो है चंचल है, चलायमान है, उसको रोकोगे तो वो जो है रुकेगी नहीं, वो जितना चलेगी, जितना आगे जाएगी, उतना आपके पास बढ़ती जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, एनएलपी और जो है इनकी टेक्निक का यूज जो है, ऐसी कौन सी खास टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके हमारा एबंडेंट माइंडसेट ग्रोथ कर सकते हैं? तो इसमें हम एनएलपी की मिसाल देते हैं आपको. यस। There are two techniques in NLP. One technique is called circle of excellence and the other is called future pacing. तो circle of excellence एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें इंसान स्टेप इन करता है और वो अपने जहन में तस्वुर करता है, इमेजिन करता है कि जो कुछ भी मेरे को चाहिए वो यहाँ पर इस सर्कल में मौजूद है. तो वो उस सर्कल में स्टेप करता है, इस तरीके से सोचता है और फिर उस सर्कल से बाहर स्टेप लेता है. जब उस सर्कल के बाहर आता है वो, तो फिर उसको अंदर से ये महसूस होता है कि मेरे अंदर वो ताकत समा गई है, जो जो चीजें मेरे को चाहिए थी मनोवैज्ञानिक स्तर पर, वो चीजें हमको मिल गई हैं. एंड देन द पर्सन इज एबल टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन देयर डीलिंग. दूसरा है फ्यूचर पेसिंग. फ्यूचर पेसिंग में क्या है कि इंसान अपने दिमाग में ऐसा ख्याल लाता है कि जिस चीज की मंशा है वो चीज एक्चुअली उसके जीवन में ऑलरेडी हो रही है. ओके, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई आलीशान बंगला बनाना चाहते हैं या आप कोई मान लीजिए शानदार गाड़ी खरीदना चाहते हैं, यू हैव टू इमेजिन दैट दैट हैज बिकम अ रियलिटी फॉर यू. Look at the architecture of the building. Think of how the tinted glasses of your car will be. Think of the color you have chosen for your car. और ये सारी चीजें put it in front of you as if it's actually happening. फिर जो है आपको प्रोत्साहन होगा कि हाँ, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य की तरफ हमको अग्रसर होना है. So that is how this creates a motivation within us. इमेजिन करो कि वो ऑलरेडी आपके पास है और आप उसको फील कर रहे हो,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर क्या कई बार ऐसा नहीं होता है कि जब हम फील करते हैं कि ऑलरेडी है हमारे पास, तो हमारे एक्शन जो होते हैं वो उतने आगे नहीं बढ़ते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? एक्शन का कितना रोल है ये इमेजिन्स के अलावा? एक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ओके। अभी जैसे तकरीबन हर किसी ने रोंडा बर्न की बुक पढ़ी होगी, यस यस सीक्रेट। तो लॉ यस ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है। यस। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फिर अपन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। अभी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और विजुअल थिंकिंग में फर्क क्या है? फर्क एक्शन का है। जब तक ओके। आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में एक्शन को नहीं लाते, तब तक वो सिर्फ विजुअल थिंकिंग हो गया ना। एक इंसान जिसके अंदर महत्वाकांक्षा है, उसमें और शेख चिल्ली में बहुत फर्क है। शेख चिल्ली तो बैठ के ख्वाब देखते हैं, हाँ, तो लेकिन जिसमें महत्वाकांक्षा होती है और जिसमें कुछ कर दिखाने की का जज्बा होता है, दैट पर्सन एक्चुअली वर्क्स टू मेक द थिंग्स हैपन, यू नो। नहीं तो शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। राइट 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 राइट। तो आपने इमेजिन करने की एक टेक्निक बताई, साथ में उसको उसको एक्शन में लेके आना है, क्रिएटिव थिंकिंग आपने बताया। जी। अच्छा, आप जो है एक और आपके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, मैं चूंकि आपके साथ जो है आईसीएफ का कोर्स भी कर रहा हूं, तो मैंने आपका जो एक प्लीजिंग पर्सनालिटी वाला और जो सपोर्टिंग वाला जो जो फिलॉसफी है आपकी, आप हर व्यक्ति को पूरा सपोर्ट करने के लिए बिना किसी स्वार्थ के आप जो है रेडी रहते हो। तो आप हाँ एक चूंकि लाइफ कोच भी हो, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए आप प्लीज। हाँ। सी द वैसे लाइफ कोचिंग में तो इट इज अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट, एंड यू नो देयर आर अ नंबर ऑफ फिलोसफीज एंड देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स एंड ऑल। लेकिन फिर से एकदम सिंपल अगर करके हम आपको बताएं, तो कोचिंग का असूल ये होता है कि हम कोची के स्तर पर ही हैं। हम कोची के गुरु नहीं हैं, हम कोची के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम कोची के टीचर नहीं हैं, हम उसके इक्वल पार्टनर है। और कोची को कामयाब होने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो ऑलरेडी कोची के अंदर मौजूद है। द थिंग इज दैट वी आर taking the coachee on a journey of self discovery, and she or he is understanding for themselves what all is within them and how they can actually achieve this, you know. तो वो तो एक कोचिंग का हो गया। दूसरा, जहां तक लोगों को हेल्प करने का सवाल है, तो यू नो दुनिया गोल है। तो जो 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 भी हम करते हैं वो किसी किसी न किसी रूप में हमारे पास आता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि जिसके लिए हम करते हैं वो हमारे लिए कुछ करे। नो, थिंग्स जस्ट वर्क। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। और अगर ऐसा ना भी होता हो तो भी भलाई को जो है भलाई के लिए ही करना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स विच ओशो टॉट। ओशो ऑलवेज सेड दैट do not perform good actions so that people will appreciate you. Perform good actions because the actions are good. कमाल है, मजा आ गया। एक्शन गुड है इसलिए एक्शन करना है, ना कि एप्रिसिएशन के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत डीप फिलॉसफी आपने जो है आज बताई। और कोचिंग के जब शब्द आता है जहन में या हम पढ़ते हैं, तो जनरली लोग कोचिंग से जो है मतलब निकालते हैं कि रेडीमेड सोल्यूशन मिल जाएगा या जो है काउंसलिंग हो जाएगी। तो मेंटोरशिप, काउंसलिंग और ट्रेनिंग, ये इन सब से कोचिंग जो है कितनी डिफर है? और ये हमेशा बोलते हैं कि कोचिंग जो होती है बेस्ट होती है। तो हाँ। इसके बारे में जरा बताइए, कोचिंग बेस्ट क्यों है और बाकी विधाएं क्यों वहां पे जाके मतलब अच्छा। डूब जाती हैं? हाँ, तो देखिए, जब हम मेंटरशिप की बात करते हैं तो द मेंटर इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं तो द पर्सन हु हैज कम टू द काउंसलर इज फेसिंग सर्टेन इश्यूज एंड द पर्सन इज नीडिंग एडवाइस। ठीक है, तो
now अब अपन कोचिंग पे आते हैं. Coaching is not assuming that somebody is the coach is an expert. The coaching is not assuming that the coach is on a different level. Then as compared to counseling, coaching is not assuming that there is something wrong with the coachee, which needs to be fixed. So we are treating the coachee as an intelligent person, as a person who does not really have issues in life, rather somebody who is looking to grow in life. So सबसे बड़ी चीज जो कोचिंग में आती है वो दूसरे इंसान के प्रति जो रिस्पेक्ट है. कंपेयर टू ऑल अदर सिस्टम्स, कोचिंग गिव्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट. सो हम बचपन से इस चीज को जानते हैं कि जब हमको प्रोत्साहन मिलता है और जब हमारी रिस्पेक्ट होती है तो फिर हम भी उस रिस्पेक्ट को पूरा करने में जुट जाते हैं. And that is why we are able to provide a better performance. So coaching brings out the best performance in people because it empowers them, and then the people know that the best is expected from them. Okay. So if someone has a problem, he should go for coaching or looking for mentor or counseling. How it helps actually? How coaching will decide that he needs the coaching or he needs the mentorship or he needs the counseling? See, if the person needs expertise related to a subject matter, okay. Now suppose for instance, I am in the business of, let us say, digital marketing. Now, if I'm in the business of digital marketing, I need to know somebody who understands digital marketing perfectly. So I will not go to a coach. I will go to a mentor or a consultant. If I am in a very depressed state of mind, then I will go to a psychotherapist or a psychiatrist, because I know that my mind is acutely disturbed. When will I go to a coach? I will go to a coach when I have so many possibilities in front of me. I want to understand which is the best possibility to select. Or I know that I'm capable of so many things, but something is blocking me. Something is holding me back. So how can I really unlock that potential? And how can I become the best version of myself? When I feel that way again, then I want to go to a coach. तो जब भी इंसान एक्सेल करना चाहता है, जब भी इंसान सही रास्ता चुनना चाहता है, जब भी इंसान समझना चाहता है कि कौन सी चीज उसके स्ट्रेंथ से अलाइंड है, तो दैट इज द टाइम देन अ पर्सन गोस टू अ कोच. मोस्ट नॉर्मल पीपल नीड टू गो टू अ कोच. They don't need to go to a counselor or a psychiatrist. और mentorship का एक limited appeal होता है. Mentorship cannot permeate your entire life, you know. Yeah, I think what I understand that coach has something specific quality which helps a person to grow in life, to excel in life. Correct. And कोची के पास ऑलरेडी इतनी अवेयरनेस होती है कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. हाँ. लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वो चूज नहीं कर पा रहा है, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना है आगे. यस. या ओके, ग्रेट. सो it has been a very wonderful talking and very useful. ऑडियंस की है कि कोचिंग, मेंटर और काउंसलिंग में बेसिक जो है डिफरेंस समझ में आया, और एनएलपी और ईक्यू और इनका क्या लाइफ में रोल होता है वो हमें समझ में आया आज जो है आपके साथ बातचीत में. जी. एनीथिंग स्पेशल यू वांट टू एड्रेस इन दिस टॉक टू द आवर ऑडियंस, प्लीज? Yeah, so what I want to tell the audience specifically, and it's a very, very simple thing, is that you already have everything that you need to succeed. Okay, so you just need to make the right decisions and victory will be yours. And you can take help the coach for the right decision. Absolutely. Yeah, yes. yeah. Yes. Great, it's wonderful. मैं ऑडियंस को साथ जो है
जो स्पेसिफिक जो मैंने आज मिलिंद जी से जो ऑब्जर्व किया, जो मैंने मेरे लिए टेक आउट निकाले, आप लोगों के लिए भी हो सकते हैं और आप लोग इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद अपने लिए भी टेक अवे लीजिएगा. फर्स्ट थिंग, आई अंडरस्टैंड दैट यू ऑलरेडी हैव ऑल द पॉसिबिलिटीज. Yes. Yes. And the coach can help to choose one, or coach can help to excel in that possibilities. Absolutely. Yes. Yeah? And if you are undecided या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो you must take the help to the coach. Correct. Yeah. Correct. Yeah. Yes. So मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि यदि किसी के साथ इमोशनल और एनएलपी और इन टेक्निक्स का यूज करके या लाइफ कोच की जो इम्पोर्टेंस रोल होता है लाइफ में, उसका उपयोग करके वो लाइफ को एक्सेल करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज को जो है रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दे मस्ट रीच टू द वन ऑफ द वंडरफुल कोच टू मिलिंद खेर जी. एंड आई होप कि आपको ये पूरी बातचीत जो है काफी फ्रूटफुल लगी होगी. इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और आप किस तरह के सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ जो है बातचीत करना चाहते हैं, और जो बातचीत के दौरान जो विजडम मिलता है कि आपको विजडम लेने के लिए 20 साल और आगे जाने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर 30, गो टू द पीपल हु आर इन 40 और 50 एंड लर्न देम. सो आप जो है अपना समय जो है 10 साल 20 साल आप बचा सकते हो. और जरूरी नहीं है कि हम गलतियां करके ही सीखें, दूसरों की लर्निंग से हम काफी कुछ जो है सीख के जो है अप्लाई, मोस्ट इंपोर्टेंट अप्लाई करके जो है लाइफ को एक्सेल कर सकते हैं. तो आप लोग जो है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और आप लोगों को यह पूरी बातचीत कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा. तो वंस अगेन थैंक यू मिलिंद जी. थैंक यू. My pleasure. My pleasure.